गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अनुस्वार और अनुनासिक टॉपिक पढ़ेंगे। मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। अनुस्वार और अनुनासिक। अनुस्वार और अनुनासिक पढ़ने से पहले हमें वर्णों के बारे में पता होना चाहिए कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते और जो स्वतंत्र ध्वनि है। वर्ण के दो प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर ऐसे ओ तक और व्यंजन कैसे के ज्ञान तक, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी आपको बताया था। अब दो वर्ण बचते हैं आ और अंगा। इसे हम अयोगवाह कहते हैं क्योंकि इनकी गिनती न स्वरों में की जाती है न ही व्यंजनों में की जाती है। इससे ही संबंधित आज हम अनुस्वार और अनुनासिक के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम अनुस्वार की परिभाषा के बारे में पढ़ेंगे कि अनुस्वार कहते किसे हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में यदि बोलते समय वायु नासिका से निकले, नासिका मतलब हमारी नाक से निकलती है, तो वे वर्ण अनुस्वार कहलाते हैं। इसका चिन्ह शिरोरेखा के ऊपर एक बिंदी के आकार का होता है, यानी किसी भी वर्ण की ऊपर की रेखा के ऊपर हम बिंदी लगा देते हैं तो वो अनुस्वार कहलाते हैं। और जैसे कि कंचन, पंखा, ये सब हमारे अनुस्वार से प्रयोग किए हुए शब्द हैं। हिंदी भाषा में अनुस्वार का प्रयोग महत्वपूर्ण होता है। यदि सही स्थान पर, सही जगह पर हम अनुस्वार का प्रयोग नहीं करते तो उसके अर्थ में भी परिवर्तन हो जाता है। सबसे पहले अनुस्वार का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है और उससे संबंधित हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहले कै वर्ग से लेकर पै वर्ग तक जितने भी वर्ण हैं उसका पंचम वर्ण मतलब उसका आखिरी वर्ण के स्थान पर इसका प्रयोग किया जाता है। कै वर्ग से लेकर पै वर्ग तक के जितने भी हमारे व्यंजन हैं वे स्पर्श व्यंजन हैं। जैसे कि सबसे पहले कै वर्ग का पंचम वर्ण होता है ड। चै वर्ग इसका पंचम यानी इसका आखिरी वर्ण होता है अण। टा वर्ग पंचम वर्ण अण। ता वर्ग पंचम वर्ण न। पै वर्ग पंचम वर्ण न। अब इनके ये अणा, अणे, अणे और ने और में ये अनुस्वार में परिवर्तित हो जाते हैं। देखिए कैसे हो जाते हैं। जैसे कै वर्ग का अंतिम वर्ण अणे है तो अणे का हम गंगा लिखते हैं तो गंगा में अणे का प्रयोग किया जाता है, लेकिन ये अणे हमारा अनुस्वार में परिवर्तित हो गया। ऐसे ही ये अणे मंजूषा, इसमें भी ये अंग के अनुस्वार में परिवर्तित हो गया। कंठ में हम आधा अणे का प्रयोग करते हैं और वो भी हमारे अनुस्वार में प्रयोग हो गया। चंद्र ना है, ना भी अनुस्वार में परिवर्तित हो गया, चंद्र बन गया। और माँ रंभा, इसमें भी माँ हमारे अनुस्वार में परिवर्तित हो गया। अच्छा, जो वर्ण है अणे, अणे, अणे और ने, ये स्वर रहित हैं। स्वर रहित मतलब इसके अंदर ये व्यंजन है और इन व्यंजनों में स्वर का प्रयोग नहीं किया जाता, इसलिए हम स्वर रहित कहते हैं। और इसके प्रयोग के नीचे जो वर्ण स्वर रहित होते हैं इसके नीचे हम हरंत का प्रयोग करते हैं। इसके बाद दूसरी बात जो हमें ध्यान रखने योग्य है, अनुस्वार के पश्चात अगर य, रै, नै, वै है आने वाले शब्दों में अनुस्वार मूल रूप में होता है। यानी कि अगर अनुस्वार के बाद अगर य, रै, नै, वै आ जाता है तो हम अनुस्वार चिन्ह का प्रयोग नहीं करते, हम बिंदी का प्रयोग नहीं करते, वह वैसा की वैसा ही रहता है। जैसे कि मान्यवर में ना का प्रयोग हो रहा है, ना अनुस्वार है लेकिन इसको हम ऐसे के ऐसे ही रहने देंगे, इसकी जगह हम कोई भी बिंदी का प्रयोग नहीं करेंगे, अनुस्वार चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता। अमल, अम्ब में माँ के बाद न आ रहा है, लेकिन हमने बताया था कि पंचम वर्ण अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है, लेकिन ये पंचम वर्ण अनुस्वार में परिवर्तित नहीं होगा क्योंकि अनुस्वार वर्ण के बाद न आ रहा है। और हमने जैसे बताया है य, रै, नै, वै, है में के बाद अगर अनुस्वार के बाद य, रै, नै, वै, है आ जाता है तो वो अनुस्वार चिन्ह में परिवर्तित नहीं होता। तीसरी बात जो ध्यान रखने योग्य है कि द्रवित वर्णों के आने पर अनुस्वार चिन्ह का प्रयोग नहीं होता।
द्रविड़ वर्ण जिनमें दो वर्ण एक तरह से प्रयोग किया जाता है, जिसमें कि आधा नय और पूरा नय, यानी कि एक वर्ण आधा और एक वर्ण पूरा, और दोनों वर्ण एक समान होते हैं, उन्हें हम द्रविड़ वर्ण कहते हैं। तो जैसे कि सन्नाटा, सन्नाटा, इसमें देखिए कि एक स्वर रहित है और एक स्वर सहित है, ये दोनों का प्रयोग किया जा रहा है। तो ये हमारे कैसे हैं, ये द्रविड़ वर्ण है, और लेकिन इसमें भी हम अनुस्वार का प्रयोग नहीं करते। तो ये तीन चीजें हमें अनुस्वार के प्रयोग करते समय ध्यान रखनी होती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे अनुनासिक। अनुनासिक वे वर्ण है जिसका उच्चारण करते समय वायु मुंह व नासिका दोनों से निकलती है, वे अनुनासिक कहलाते हैं। यानी कि जिनका हम उच्चारण करते समय रगड़ खाती हुई वायु हमें मुंह से भी निकल रही है, हमारी नासिका से भी निकल रही है, तो वह अनुनासिक कहलाते हैं। इसका चिन्ह होता है चंद्र बिंदु, यानी शिरोरेखा के ऊपर एक चांद और उसके ऊपर बिंदु। इसका भी प्रयोग अगर सही स्थान पर न किया जाए, उच्चारण न सही से हो पाए, तो शब्द का अर्थ ही बदल जाता है। इसके भी ध्यान रखने योग्य दो बातें हैं। पहली कि ए और ए, ओ और औ की मात्रा के साथ अनुनासिक या के अनुनासिक अनुसार के रूप में प्रयोग किया जाता है, कि जहां हम मात्रा का प्रयोग कर रहे हैं, ए की मात्रा का प्रयोग कर रहे हैं, या ऐ की मात्रा का प्रयोग कर रहे हैं, या ओ की मात्रा का प्रयोग कर रहे हैं, या औ की मात्रा का प्रयोग कर रहे हैं, होना वहां अनुनासिक, वहां होना प्रयोग अनुनासिक का चाहिए, लेकिन वहां पे हम अनुनासिक का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन उसके जगह पे है अनुस्वार का ही प्रयोग होगा। क्योंकि उच्चारण के हिसाब से देखा जाए तो वहां पे हमारा अनुनासिक आना चाहिए, लेकिन मात्रा के साथ कभी भी अनुनासिक का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे कि हमने इसमें आपको बताया है, जैसे कि गेंद, गेंद गेंद जब हम बोलते हैं तो जो वायु निकल, जो हमारी उच्चारण होता है, वो वायु मुंह व नासिका से टकरा के निकलती है। तो गेंद नाक से भी निकल रही है और मुंह से भी निकल रही है। नियम के अनुसार यहाँ पर हमारा अनुनासिक आना चाहिए, लेकिन हमने अभी एक महत्वपूर्ण बात बताई कि मात्रा के साथ कभी भी अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग ना करके अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। जैसे जोंक, जोंक में भी नासिका और मुंह दोनों का प्रयोग किया जा रहा है। नियम के अनुसार यहाँ पर अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन मात्रा के होने पर यहाँ पर अनुनासिक चिन्ह के स्थान पर अनुस्वार का ही प्रयोग किया जा रहा है। उच्चारण के आधार पर अगर हम कहें तो अनुनासिक स्वर है और अनुस्वार व्यंजन। कैसे? अगर हम अनुनासिक स्वर, अनुनासिक वर्ण का उच्चारण करते हैं तो हमें आ की ध्वनि सुनाई देती है, जैसे कि हंस, आ की आवाज आ रही है, कांटा, आ की आवाज आ रही है। तो उच्चारण के आधार पर हम देखा जाए तो अनुनासिक स्वर है और अनुस्वार व्यंजन है, क्योंकि जब हम अनुस्वार का उच्चारण करते हैं तो हमें ना ध्वनि की आवाज सुनाई देती है। जैसे बंद, ना ध्वनि की आवाज सुनाई दे रही है, तो उच्चारण के आधार पर ये व्यंजन है। वैसे अगर हम अनुस्वार को देखें तो ये आयोग वाहा है, लेकिन मैं जो बात बता रही हूँ आपको उच्चारण के आधार पर बता रही हूँ। उच्चारण मतलब बोलने के आधार पर बता रही हूँ। बोलने के आधार पर हम कह सकते हैं कि अनुस्वार व्यंजन है और अनुनासिक, और ये अनुनासिक स्वर है। अगर अनुस्वार और अनुनासिक का प्रयोग सही जगह पर, सही स्थान पर, सही समय पर ना किया जाए तो अर्थ का भी अनर्थ हो जाता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर देखिए, ये लिखा हुआ है, इसमें अगर हम अनुस्वार का प्रयोग कर रहे हैं तो ये बन जाएगा हंस, यानी कि एक पक्षी, और इसके जगह हम अनुनासिक का प्रयोग कर देते हैं तो वो एक हो जाएगी क्रिया। कौन सी क्रिया? हंसने की क्रिया। तो हंस, इसलिए अगर हमें हंस लिखना है और अगर हम उसमें अनुस्वार का प्रयोग कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा, और अगर हमें हंस लिखना है और उसकी जगह हम अनुनासिक का प्रयोग कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा। इसलिए हमें सही चिन्ह का सही स्थान पर प्रयोग करना चाहिए, तभी अनुस्वार और अनुनासिक की सार्थकता है। हमारी हिंदी भाषा में अनुस्वार और अनुनासिक का प्रयोग महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग सही तरीके से समझ लीजिए और सही
तरीके से इसका प्रयोग करिए, क्योंकि हमारी परीक्षाओं में अनुस्वार और अनुनासिक चिन्ह लगाने के लिए आता है, या इस प्रकार भी आ जाता है कि शब्द दिए हुए होते हैं और में से आपको अनुस्वार और अनुनासिक शब्दों को छांटकर लिखना होता है। आज मैंने आपको अनुस्वार और अनुनासिक के बारे में विस्तार से बताया है। अगली कक्षा में मैं आपको इससे संबंधित नोट्स दूंगी, आप उसे अपनी पुस्तिका में लिख लेना, और इससे नेक्स्ट में मैं इससे संबंधित एक अभ्यास कार्य दूंगी, जैसे कि मैंने आपको पहले भी दिया हुआ है। तो आप ध्यानपूर्वक इसको पढ़िए, इसका मनन कीजिए, और फिर हम मिलते हैं। धन्यवाद।